नमस्ते दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक की पॉडकास्ट देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। कि आपके दो पिता हों, एक जिनके पास पीएचडी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरे जिन्होंने शायद 8वीं क्लास में पूरी नहीं की लेकिन शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की। वो अपने पढ़े लिखे पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने दोस्त के बिजनेस करने वाले पिता को रिच डैड। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने निकले हैं कि पैसे को लेकर मतलब इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का मतलब क्या है। हमारे पास जो भी लेख और नोट्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माँ बाप शायद नहीं सिखाते। हाँ, और ये सवाल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये किताब उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं। कौन सी सोच? वही कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी करो। कियोसाकी कहते हैं कि ये सलाह अब पुरानी हो चुकी है। तो आज हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे, हम उस मानसिकता को समझेंगे जो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अच्छा, हम संपत्ति और दायित्व के फर्क को, कैश फ्लो के खेल को समझेंगे। चलिए तो फिर सीधे सबसे चौंकाने वाले सबक से शुरू करते हैं। अमीर डैडी का पहला सबक था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, और ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है ना। बिल्कुल, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया। मतलब अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर करते क्या है? पैसा आता कहाँ से है? लेखक ने भी यही सीखने के लिए अपने अमीर डैडी के स्टोर में 10 सेंट प्रति घंटे पर काम शुरू किया था। हाँ, और कुछ हफ्तों बाद उनके अमीर डैडी ने वो 10 सेंट देना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम मुफ्त में काम करोगे। ये सुनकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक था। अमीर डैडी उन्हें दो भावनाओं से ऊपर उठना सिखा रहे थे जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, डर और लालच। डर और लालच कैसे? नौकरी छूटने का डर हमें काम करने पर मजबूर करता है, और जब तनख्वाह आती है तो लालच हमें और बेहतर चीजें खरीदने पर उकसाता है। नतीजा, हम एक कभी ना खत्म होने वाली चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। अच्छा, तो ये चूहा दौड़ यही है कि ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा खर्च करो। बिल्कुल। और फिर और ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस करो, और ये चक्र बस चलता रहता है। एकदम। तो अगर पैसे के लिए काम करना सिर्फ इस दौड़ में भागना है तो अमीर लोग इससे बाहर कैसे निकलते हैं? हाँ, मेरा भी यही सवाल है। वो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। पैसे से अपने लिए काम करवाना? हाँ, उनका ध्यान तनख्वाह पर नहीं बल्कि संपत्ति बनाने पर होता है। वो ऐसी चीजें बनाते या खरीदते हैं जो उनकी जेब में लगातार पैसा डालती रहे, चाहे वो काम कर रहे हो या नहीं। सोचिए, एक कर्मचारी की आय तभी तक है जब तक वो काम कर रहा है, लेकिन एक निवेशक की संपत्ति वो तो तब भी पैसा कमा रही होती है जब वो छुट्टी पर सो रहा हो। सही बात है, और आंकड़े भी तो यही दिखाते हैं। बिल्कुल। आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कर्मचारियों की नहीं बल्कि उद्यमियों और निवेशकों की हुई है। इसी सोच से जुड़ा एक और विचार है जो काफी लोगों को परेशान कर सकता है। बचत करने वाले पराजित होते हैं। सेवर्स आर लूजर्स। हाँ, हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में जहां बैंक में ब्याज दरें महंगाई दर से भी कम है, सिर्फ पैसे बचाने से आपकी दौलत असल में घट रही है, बढ़ नहीं रही। नहीं, आपका पैसा अपनी खरीदने की शक्ति खो रहा है। और ये सोच हमें किताब के सबसे विवादास्पद लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक पर लाती है। कौन सा? जिसे 2008 के हाउसिंग मार्केट क्रैश ने लाखों लोगों के लिए सच साबित कर दिया था। वो सबक है, आपका मकान संपत्ति नहीं है। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हमारा अपना घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है? हमारे समाज में तो घर होना सुरक्षा और सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देते हैं। सही है, लेकिन यहाँ पर हमें अमीर डैडी की दी हुई परिभाषा को समझना होगा। ये कोई भावनात्मक परिभाषा नहीं है, ये एक वित्तीय परिभाषा है। ओके। उन्होंने बहुत सरल तरीके से समझाया। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ठीक है। और दायित्व यानी लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस। परिभाषा तो सरल है, पर इस परिभाषा के हिसाब से मेरा घर वो मेरी जेब से पैसा निकाल कैसे रहा है? वो तो मेरी दौलत का हिस्सा है।
इसे कैश फ्लो के नजरिए से देखिए। जब आप एक घर खरीदते हैं तो क्या होता है? ईएमआई जाती है, हाँ, हर महीने आपकी जेब से मॉर्गेज की किस्त जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है। बिल्कुल, बीमा का पैसा जाता है। ये सब मिलकर लगातार आपके जेब से पैसा निकाल रहे हैं। और एक अवसर की लागत भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, वो लाखों रुपए जो घर में फंसे हैं, अगर वो कहीं और निवेश किए जाते तो शायद वो आपकी जेब में पैसा डाल रहे होते। मतलब जब तक मैं उस घर में खुद रह रहा हूँ और वो मुझे कोई किराया कमाकर नहीं दे रहा, तब तक वो वित्तीय तौर पर एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। सही पकड़ा। अमीर डैडी का पूरा फंडा ही कैश फ्लो पर था। एकदम सही। किताब में दिए गए चित्र इसे और साफ करते हैं। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो सीधा है, आय आए और सीधे खर्चों में चली गई, संपत्ति वाला कॉलम खाली। मध्यम वर्ग का कैश फ्लो ही असली चूहा दौड़ है। उनकी आय बढ़ती है तो वो बड़े दायित्व खरीदते हैं, बड़ा घर, नई कार, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ, इससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं और वो पहले से ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है ना? हाँ बिल्कुल। सैलरी बढ़ी तो गाड़ी की ईएमआई भी बढ़ गई। तो फिर अमीरों का कैश फ्लो कैसा दिखता है? अमीरों का कैश फ्लो बिल्कुल उल्टा है। वो अपनी आय से सबसे पहले संपत्ति खरीदते हैं। सबसे पहले? हाँ, ऐसी संपत्तियां जो आय उत्पन्न करें, जैसे किराए पर देने के लिए रियल एस्टेट, डिविडेंड देने वाले स्टॉक या कोई बिजनेस। अच्छा। इन संपत्तियों से जो आय होती है वो उनके खर्चों को पूरा करती है और जो पैसा बचता है उससे वो और ज्यादा संपत्तियां खरीदने में लगा देते हैं। एग्जैक्टली। इस तरह उनका पैसा उनके लिए एक सेना की तरह काम करता है जो और ज्यादा पैसा कमा कर लाती है। उनका ध्यान अपनी नौकरी से ज्यादा अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाने पर होता है। अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान दो। ये मुझे अगले सबक की याद दिलाता है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करो। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, लेखक इसके लिए मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक की एक शानदार कहानी सुनाते हैं। अच्छा है, मैं किस बिजनेस में हूँ? और जाहिर है सबने हंसते हुए कहा होगा आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। बिल्कुल, लेकिन रे क्रॉक ने कहा नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। क्या बात है। छात्रों को कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्हें समझाया कि उनकी असली दौलत हर मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन है। वो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल रियल एस्टेट मालिकों में से एक थे। मतलब हैमबर्गर सिर्फ उस जमीन की किस्तें चुकाने का एक जरिया थे। हाँ, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी आपका पेशा है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं। आपका असली बिजनेस है आपकी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना। तो अगर कोई डॉक्टर है तो उसका पेशा मरीज देखना है, लेकिन उसका बिजनेस रियल एस्टेट में निवेश करना या स्टॉक खरीदना हो सकता है। कियोसाकी कहते हैं कि अपनी दिन की नौकरी करते रहो, लेकिन जो पैसा बचे उसे आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति खरीदने में लगाओ। ठीक है। तो एक बार जब आप संपत्ति बनाना शुरू कर देते हैं तो अगला सवाल आता है कि उसे बचाया कैसे जाए। यहीं पर अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, कॉरपोरेशंस की शक्ति। लेखक कहते हैं कि उनके अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं बल्कि एक अपराधी मानते थे। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। हाँ, क्योंकि रॉबिन हुड का फलसफा क्या था? अमीरों से लो और गरीबों को दो। बिल्कुल। अमीर डैडी का मानना था कि इसी सोच ने टैक्स की मानसिकता को जन्म दिया। और इतिहास देखें तो ये दिलचस्प है। जब इनकम टैक्स शुरू हुआ था तो वो सिर्फ अमीरों पर लगाया गया था, लेकिन सरकार की पैसे की भूख बढ़ती गई और धीरे धीरे टैक्स का बोझ मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ने लगा। लेकिन अमीर लोग इससे बच कैसे जाते हैं? वो कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक सामान्य कर्मचारी का फॉर्मूला है, कमाओ, टैक्स चुकाओ, फिर खर्च करो। बिल्कुल। मतलब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आने से पहले ही सरकार अपना हिस्सा काट लेती है। बचे हुए पैसे से आप अपना खर्च चलाते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। अब कॉर्पोरेशन के मालिक का फॉर्मूला देखिए, कमाओ, खर्च करो और फिर बचे हुए पर टैक्स चुकाओ। एक मिनट, क्या? पहले खर्च करो? हाँ, एक कॉर्पोरेशन अपनी आय से पहले अपने खर्चे चुकाती हैं, जैसे कार, यात्रा, बीमा, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे। ये सब बिजनेस के खर्चे माने जाते हैं। अच्छा। इन सब खर्चों के बाद जो मुनाफा बचता है सिर्फ उस पर टैक्स लगता है। ये एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से कानूनी फायदा है। ये तो सुनने में थोड़ा अनफेयर लगता है। क्या ये आम आदमी की पहुंच में है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि वित्तीय रूप से शिक्षित लोगों के लिए है। कॉर्पोरेशन बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तो फिर लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। उन्हें ये सिखाया ही नहीं गया कि सिस्टम कैसे काम करता है। और यहीं से हम अगले सबक पर आते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, इसका क्या मतलब है?
क्या वो नोट छापते हैं? नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि आज दौलत जमीन या फैक्ट्रियों में नहीं है, आज दौलत जानकारी में है। जानकारी में? हाँ, जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है और उस जानकारी का इस्तेमाल करने की हिम्मत होती है, वो अवसरों को देख सकता है जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। वो पैसे का आविष्कार कर सकता है और यही वित्तीय IQ है। वित्तीय IQ, ठीक है। तो इसके हिस्से क्या हैं? किताब के अनुसार इसके 4 मुख्य घटक हैं। पहला, अकाउंटिंग यानी नंबर्स को पढ़ना। दूसरा, निवेश यानी पैसे से पैसा बनाना। तीसरा, बाजारों को समझना। और चौथा, कानून यानी टैक्स के फायदे और कॉर्पोरेट संरचनाओं को समझना। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो आप ऐसे सौदे कर सकते हैं जो दूसरों को दिखाई भी नहीं देते। बिल्कुल। किताब में एक उदाहरण है ना, रियल एस्टेट का। हाँ, जहां लेखक ने, मेरा मतलब है, बिना अपना पैसा लगाए एक संपत्ति बना ली थी। वो थोड़ा जटिल है, लेकिन उसका सार यही था, है ना? बिल्कुल। उसका सार ये था कि लेखक ने अपनी वित्तीय समझ का इस्तेमाल करके हवा में से एक संपत्ति बना ली। यहाँ पैसा जरूरी नहीं था, बल्कि उस सौदे को बनाने की जानकारी जरूरी थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है हारने का डर। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या होगा अगर सौदा गलत हो गया, अगर पैसे डूब गए तो? और किताब कहती है कि हार का डर ही सबसे बड़ी बाधा है। अमीर डैडी कहते थे कि फर्क ये है कि गरीब लोग हार से बचते हैं, जबकि अमीर जानते हैं कि असफलता ही सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। वो कहते थे, टेक्सास के लोग हारने वालों को भी कैसे याद रखते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, एलएमओ को याद रखो। एलएमओ तो एक बहुत बड़ी हार थी। हाँ, लेकिन उसे एक नारे में बदलकर प्रेरणा का स्रोत बना दिया गया। डर के अलावा मुझे लगता है आलस भी एक बहुत बड़ी वजह। ये कहना बहुत आसान है कि मैं ये नहीं खरीद सकता। ये एक तरह से दिमागी तौर पर हार मान लेना है। सही कहा। और अमीर डैडी इसका एक बहुत दिलचस्प इलाज बताते थे, थोड़ा सा लालच। लालच? हाँ, जब आपके मन में आए कि मैं ये नहीं खरीद सकता, तो रुक जाइए। ये वाक्य आपके दिमाग को बंद कर देता है। इसकी बजाय खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा, ये एक सवाल है और ये सवाल आपके दिमाग को खोलने, समाधान खोजने और रचनात्मक बनने के लिए मजबूर करता है। ये आपको सोचने पे मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़े सबक क्या हैं? पहला, संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना और लगातार अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाना। हाँ। दूसरा, वित्तीय साक्षरता हासिल करना। और तीसरा, पैसे के लिए सिर्फ मेहनत करने के बजाय पैसे से अपने लिए मेहनत करवाना। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि किताब का असली सार सिर्फ अमीर बनना नहीं है। इसका असली उद्देश्य वित्तीय रूप से स्वतंत्र और शिक्षित बनना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के आर्थिक फैसले डर या अज्ञानता में नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मविश्वास के साथ ले सके। हाँ, ये आपको विकल्प देता है और असली आजादी विकल्पों में ही है। जाने जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। किताब की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आपका सबसे बड़ा धन आपका दिमाग है, क्योंकि पैसा सिर्फ एक विचार है। तो इस पर विचार करने वाली बात यह है कि पैसे से जुड़ा वो कौन सा एक पुराना विचार या सीख है, शायद आपके पुअर डैड से मिली हुई, जिसे आज चुनौती दी जा सकती है ताकि वित्तीय भविष्य को एक नई दिशा मिल सके।